गुड इवनिंग। आज हम लोग पिछले क्लास की कंटिन्यूटी में आगे बात बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में मैंने मेजरमेंट की बात की थी। सबसे पहले बताया था कि मेजरमेंट का नीड क्यों है। तो नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग मनुष्य जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के पूरा होने के लिए मेजरमेंट होना मस्ट है। मेजरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड साथ कंपेयर कर, इसको यूनिट कहते हैं। यूनिट दो तरह का होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद हमने डायमेंशन की बात की थी। डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने का वे है। डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन तीनों एक ही चीज है, सिर्फ एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग जो है वो बदल गया है। लास्ट मैंने होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहा था कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम डायमेंशन क्वांटिटी में करते हैं। उसके बाद में मैंने डायमेंशन के एप्लीकेशन बताए थे, उसके बाद मैंने लिमिटेशन बताया था। एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको डायमेंशन का दिया था। आज हम लोग अब देखें डायमेंशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। देखो, एक क्वेश्चन लिखा गया है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी, वेर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड A, B, C, R आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए आर। ये एक इक्वेशन आप सब लोग जानते हो। इस इक्वेशन के बारे में वांडर वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ए का डायमेंशन पूछा है, बी का पूछ सकता है, और टी यहां टाइम के लिए नहीं है, किसके लिए आया है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए आया है। तो देखिए बहुत सिंपल है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल को बेस कीजिए, आप ध्यान दो तो ए बाई वी स्क्वायर ये किस में ऐड किया गया है? प्रेशर में ऐड किया गया है। यानी जो डायमेंशन ए बाई वी स्क्वायर का होगा वही क्या होगा? प्रेशर का होगा। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है ना, प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, ml माइनस 1 टी माइनस 2। और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम इज L3। तो निश्चित रूप से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर, P इक्वल्स टू ml माइनस 1 टी माइनस 2 एंड वी स्क्वायर इज L6। ये कितना आ जाएगा? ml5 टी माइनस 2। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। ठीक है। यदि इसी में पूछा जाता आपसे कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये कैसे मिलेगा? देखो तो क्या किया हमने, ए बाई वी स्क्वायर को पी में ऐड किया है, तो बी को भी से क्या किया गया? घटाया गया है। जिस तरह से ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला पी के डायमेंशनल फॉर्मूला के सिमिलर है, उसी तरह से बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भी के डायमेंशनल फॉर्मूला के सिमिलर हो जाएगा। और तब आपको यदि बी का निकालना है तो कैसे निकालोगे? बी का फॉर्मूला और भी का फॉर्मूला सेम होगा, यानी यह किसके बराबर हो जाएगा? L3 के बराबर होगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन में हम लोग ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखें, नया क्वेश्चन हम लोग देखें। कहता है द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। आप जानते हैं मास पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी, डिराइव एन इंपेरिकल रिलेशन फॉर टाइम पीरियड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या करेंगे देखो तो, कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी ये डिपेंड करता है पेंडुलम के मास पर
ये डिपेंड करता है पेंडुलम के लेंथ पर और ये डिपेंड करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। सिर्फ ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डिपेंडेंस का फॉर्म क्या होगा ये नहीं पता है, तो हमने अपने मन से लिख दिया कि m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c पर डिपेंड करता है। जब ये मालूम हम लोगों को तो तीनों को हम लोग मिला देंगे। t पोर्शनल किसके हो जाएगा, m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। और तब ये जब मालूम हो गया तो आपको पता है कहीं भी प्रोडक्टिव साइन को हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। t के बारे में जान लीजिए, ये हो जाएगा k, m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c। और निश्चित रूप से हम बात जब किए थे लिमिटेशन का तो वहां मैंने बताया था कि ये इक्वेशन जो आएगा इसमें आने वाला कांस्टेंट कैसा होता है, डायमेंशन लेस होना चाहिए। यदि इस कांस्टेंट का अपना डायमेंशन होगा तो डायमेंशन उस मेथड से हम इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। अब तो एक इक्वेशन मिल गया, किसी भी इक्वेशन में दोनों टाइप के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में t है, t का फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t1। राइट साइड में k डायमेंशन लेस, m का हो जाएगा m का पावर a। दूसरा क्या है, ये l है, l का पावर b, l का फॉर्मूला कैपिटल L से लिखेंगे पावर b। और तीसरा क्या है, g, g एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g का फॉर्मूला क्या होगा, LT माइनस 2 का पावर c। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन को मर्ज कीजिए, मर्ज करोगे तो क्या मिलेगा, m0 l0 t1, ये हो गया m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर माइनस 2c। तीन इक्वेशन मिल जाएंगे हम लोग को, दोनों तरफ मास, लेंथ और टाइम के पावर के इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कीजिएगा तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, -2c1, इससे क्या मिला हमको, c इक्वल्स टू -1/2। दूसरा इक्वेशन है b प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स b इक्वल्स टू -c प्लस 1/2। और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। हम लोग अपने मन से मान लिए थे, देखिए यहां निकल गया कि मास पर डिपेंडेंस 0 है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू k, l का पावर हाफ, g का पावर माइनस हाफ। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं k अंडर रूट l/g। इतना दूर तक तो काम हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, लेकिन इसके आगे डायमेंशन काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके आगे काम करने के लिए फिर आपको, यानी आगे मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, ये डायमेंशन द्वारा पता नहीं चलता है। इसके लिए फिर हम लोगों को किसी अन्य मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं इस इक्वेशन में, आने वाले इक्वेशन में इस कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा, k बराबर हो जाएगा 2 पाई के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम देखो, ये IIT का किसी समय आया, आज से 15-20 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि a gas bubble from an explosion under water oscillates with a period t proportional to PADBEC, where P is the static pressure, D is the density in water, and A is the total energy explosion. Find the values of A, B, C. इस क्वेश्चन के मैकेनिज्म में नहीं जाना हम लोगों को, ये नहीं देखना है कि ऑसिलेट कैसे किया है। कहता है कि पानी के अंदर में एक गैस बबल ऑसिलेट किया है जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी से लिखा हुआ है, हम लोगों ने स्मॉल टी से लिखा है। टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल है, किसके किसके प्रोपोर्शनल है,
P का पावर A, D का पावर B और E का पावर C। ठीक है, कहीं भी पोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा के P पावर A, D पावर B, E पावर C, और निश्चित रूप से K को क्या होना है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है P किसके लिए आया है, स्टैटिक प्रेशर। प्रेशर मीन्स प्रेशर, चाहे स्टैटिक हुए डायनामिक पता नहीं पड़ता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, ml -1 T -2। डी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m l पावर -3 एंड E एनर्जी ml2 T -2। इन सबको कंबाइन करें हम लोग तो फॉर्मूला लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा m0 l0 T1 के डायमेंशनलेस, प्रेशर ml -1 T -2 का पावर A, डेंसिटी ml -3 का पावर B, एनर्जी ml2 T -2 का पावर C, और फाइनली हमको क्या मिला, m0 l0 T1। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, m का पावर A, यहां मिला B, और लास्ट में मिला हम लोगों को C। L का पावर -A -3B +2C, और T का पावर कितना हो गया, -2A -2C। अब आपको पता है क्या करना है हम लोगों को, दोनों तरफ इक्वेशंस को सॉल्व करने, इक्वेशन 3 मिलेंगे, पावर इक्वेट करना आपको, m का, l का और t का इक्वेट कीजिएगा तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, a + b + c = 0। दूसरा क्या मिलेगा, -a -3b +2c = 0, और तीसरा क्या मिलेगा, -2a -2c = 1। अब इन्हीं को सॉल्व करना है। देखो तो -2a -2c = 1, इसका मतलब क्या होगा, a + c, इसमें से -2 कॉमन ले गए, नीचे ले आओगे, ये हो गया -1/2, और देखिए a + b + c = 0, -2a, कुछ गलत नहीं हो गया, t का पावर, t यहां है माइनस, ठीक है। दूसरा है a + b + c = 0, यहां सॉल्व करके देखो तो b किसके बराबर आएगा, -a + c के, यानी हो गया +1/2 के। अब तीसरा देखो, -a -3b +2c = 0, अब ये हो गया -a + 2c = 3b, अभी कितना है, 3/2। तो हमारे पास a और c तो ये निकल गया, b निकल गया, कंफर्म कितना हो गया, 1/2 के, रह गया a और c। a और c को सॉल्व कीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो ना, एक इक्वेशन है a + c = -1/2 और -a + 2c = 3/2, इनको जोड़ दो, ये कट जाएगा, 3c = 1, c हो गया 1/3, तो a हो जाएगा किसके, -1/2 - c, -1/2 - 1/3, ये हो गया -5/6 के। इतनी बातें हमको पता चल गई, तो अब आप जवाब लिख सकते हैं। जवाब क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि पीरियड t
ये बराबर है P, एक्चुअली इसको लिखना था ऐसे, T बराबर है कांस्टेंट के P का पावर A इज हाउ मच, A इज -5/6, दूसरा है D का पावर B इज 1/2, तीसरा है C का पावर, सॉरी C नहीं है, ये क्या है, E का पावर ये 1/2 है, E का पावर C 1/3, या अलग से ABC का वैल्यू पूछे हुए हैं तो ABC या बता सकते हैं, ABC का वैल्यू कितना आ गया, A -5/6, B 1/2 एंड C is 1/3। ओके, इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक रूल मेथड तो काम करने के ही है, चाहे जिसमें काम करना हो, ठीक है ना। अब देखिए इसी को दूसरे तरह से देता है, कहता है कि वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। आप देखिए क्वेश्चन में मैंने शुरू में कहा था पढ़ाने में आपको कि फंडामेंटल आप चेंज कर सकते हैं और एक सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल चुन के आप फिर दूसरे पूरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर क्वांटिटी लिखा गया है वेलोसिटी भी, ये लिखा गया है, आप जानते हैं कितना होता है LT-1। दूसरा क्या है फोर्स F, ये क्या होता है MLT-2, और तीसरा टाइम T। इन सबको लेना है क्या चीज में, फंडामेंटल मानना है, तब किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा लेंगे हम लोग। देखो ना, टाइम रखना है, L हटा देना है, L हटा देना है, तो L जो है यह किसके बराबर हो जाएगा, Vn डिवाइडेड बाई T-1 Vt के। उसी तरह से मास भी नहीं रखना है, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, F बटा LT-2, F और L कितना है Vt इंटू T-2, ये हो जाएगा F बटा Vt-1, ये हो गया F V-1t। अब किसी भी चीज का फॉर्मूला आपको निकालना हो, ठीक है, किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है, एक तो निकाला हमने मास का, दूसरा निकाला हमने, तो सबसे पहले पूछता है कि मास का फॉर्मूला क्या होगा, तो मास क्या मिला हम लोगों को, V-1t हो गया ना। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म में हमने मास को डिफाइन कर दिया। दूसरा पूछता है एनर्जी, एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, mL2T-2। अब क्या करोगे, लिख दो, m इज F V-1 V-1t इंटू L, L के बदले में क्या आएगा Vt, और इसका पावर 2 है, और T को रखना ही है। देखो तो क्या मिला, F V का पावर 2 और V का पावर -1, ये हो गया V, T का पावर 2, T और T, ये कितना हो गया T का पावर 4। इस तरह से हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि F V का पावर L2 के बदले क्या लिखा हमने V², सॉरी ये हो जाएगा T L2 इज L इज Vt, ये गलत लिखा गया है, जस्ट M इज F V-1t इंटू L2 इज V2T2 इंटू T-2,
ये हो गया एफ भी टी, एफ भी ये कैंसिल हो जाएगा टी, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग एक दूसरे सेट ऑफ फंडामेंटल के टर्म्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, ये होता है फोर्स बटा लेंथ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, mlt माइनस 2 बटा एल, ये हो जाएगा m t माइनस 2। गिवन बाय रिलेशन ऑफ टाइप, फ्रीक्वेंसी बराबर है एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट c, m का पावर x और k का पावर y। द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, ऐसे है, एक स्प्रिंग से एक मास सस्पेंडेड है, आप नीचे करके छोड़ दीजिएगा तो ऑसिलेट करेगा। अब इसको सॉल्व करना, नया कुछ भी नहीं बताने जा रहे, जस्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड t माइनस 1, अब बाकी m0 L0 रहेगा, थ्री डायमेंशनलेस, m का पावर क्या होगा x, x का मतलब क्या होता है x लिख दीजिए, और k कितना है mt माइनस 2, पावर क्या हो गया y। सॉल्व करो, m0 L0 t माइनस 1, m का पावर x प्लस y, t का पावर माइनस 2y। क्लियर तो है, माइनस 2y ये बराबर हो गया किसके, माइनस 1 के, y बराबर 1/2, और दूसरा क्या मिला हम लोगों के लिए, m का पावर x प्लस y 0, x बराबर माइनस y माइनस 1/2। इक्वेशन तो आपको पता है, देखो तो इक्वेशन कैसा आएगा, इक्वेशन आएगा t इक्वल्स टू c, और क्या है k का पावर हाफ, m का पावर माइनस हाफ, और ये लिख सकते हैं हम लोग k का पावर है y प्लस 1/2, c अंडर रूट k बाई m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, f का फॉर्मूला है, इसका डायमेंशन कितना है t पावर माइनस 1। तो काफी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस आपको करना है, मेथड सब यही है, कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े हैं, थोड़ी इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। अब देखो, अच्छा ये भी आया हुआ क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एक बार। वेलोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आईटी पूछा हुआ है कि फंडामेंटल व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम का फॉर्मूला पूछा गया है, ये कांस्टेंट के, और क्या क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का पावर बी, और प्लांक्स कांस्टेंट एच का पावर सी। अब ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर आपको फिर वही काम करना है, ए बी सी में इक्वेशन निकालना है। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, m0 L0 t1, के डायमेंशनलेस, वेलोसिटी का कितना हो जाएगा lt माइनस 1 पावर ए, जी का कितना होता है, यहां तक याद है हम लोगों को ml3 t माइनस 2 का पावर b, और h का होता है ml माइनस 1
एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो एच बराबर है ml2 होता, सॉरी ml2 t माइनस 1 का पावर c। और आ गया हम लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको बताया था, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो जी बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर बटा m1 m2, इसमें m का पावर -1 आता है, यही हम कंफर्म करना चाहते थे, ठीक है। ये 2 m है, इसमें 1 m है, बाकी तो l इसका l क्यू हो जाएगा और t का पावर -2 होगा। अब आपको क्या करना है, ए बी सी की भी इक्वेशन निकालना है। देखो m का पावर यहां पर है -1, यहां है मान -b, यहां c, तो -b प्लस c बराबर 0। दूसरा देखो l का पावर यहां पर है a, यहां पर है +3b और यहां पर है +2c, यहां है 0। और t का पावर -a -2b -c बराबर कितना है, 1 के बराबर है। ये ए बी सी के बीच में ये क्या है, जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। उस पर ओके। तो ये आपके लिए बात रहा गया कि आप इनको सॉल्व करें और एबीसी का वैल्यू निकालें। इसमें कोई बहुत फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स मैंने किया है, आप भी अपने बुक से या कुछ हम लोग प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे, उससे आप सॉल्व करें, फिर एनसीईआरटी बनाइए। बहुत सारा एनसीईआरटी में आप देखिए कि मास का मेजरमेंट कैसे है, वो सब क्वेश्चन के स्किप कीजिएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया उतना ही आपको बनाना है, इसके फिर अलावा एरर पर क्वेश्चन बनाना है, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़े हम लोग। देखो आगे हम लोग चले। अब मेजरमेंट में एक सिग्निफिकेंट फिगर का इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी, द नंबर ऑफ रिलायबली नोन डिजिट्स इट कंटेंस। ये IR नहीं इट है। आप कहीं भी एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, इसके लिए आपने स्केल बना रखा है। स्केल सेंटीमीटर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर इसमें डिवीजन्स होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। तो आपने लेंथ को मेजर किया तो आप लिखेंगे 9.8 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में ये 8 से ज्यादा है, 9.8 से ज्यादा है और 9.9 से कम है। तो 0.81 सेंटीमीटर का जो है ये अप्रोक्सीमेशन है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मन में 10 भाग बांट लेते हैं और कहते हैं कि 8 से 4 भाग ज्यादा है, 3 और 6 भाग कम है, तो 9.84 सेंटीमीटर लिखें। ये अप्रोक्सीमेशन है। तो इस लेंथ के मेजरमेंट में हमने 3 डिजिट का यूज किया है। इसको कहते हैं रिलायबल, जिसमें ये 2 डिजिट तो एक्यूरेटली नोन है, और 0.4 जो है
ये डाउटफुल डिजिट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे एग्जाम्पल को ले, लेंथ मेजर कर रहे हैं, मीटर स्केल का यूज किया हमने, लिखा 9.8, लेकिन एक्चुअल में आंख से देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो 9.8 से बड़ा है, 9.9 से कम है। तब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये 9.8 और 9 के बीच में है कहां पर। तो आप देखोगे कि हमने आई एस्टिमेशन किया, कहा कि बीच के पार्ट को 10 भाग में बांटा जाए तो 4 पार्ट आ गया है, तो हमने लिख दिया 9.84 सेंटीमीटर। अब देखिए इस 9.84 सेंटीमीटर में जो फर्स्ट हमारा 2 डिजिट है यह एक्यूरेटली वहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और लास्ट जो डिजिट है ये डाउटफुल है। ये 4 लिखा हमने, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो किसी भी मेजरमेंट में जो रिलायबल डिजिट है इसको हम लोग रिलायबल कहते हैं, उसका नंबर जो होगा वही क्या होता है, वही उस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, जैसे लेंथ लिखा हमने 9.84 सेंटीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 के बराबर होगा। किसी ने लेंथ को लिखा है दूसरा और उसके पास बेटर डिवाइस है, वह स्क्रू गेज का यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसने लिखा है 9.843 सेंटीमीटर, 4 से ज्यादा, 5 से कम तो था, लेकिन उसमें भी 3 डिवीजन आगे बढ़ा हुआ है, तो उसने जो मेजर किया है इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 के बराबर हो जाएगा। तो जितना ही सिग्निफिकेंट फिगर, पहले किया लो, किसी भी डिवाइस के लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये एक टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर उस मेजरमेंट का। यहां पर लिमिट रिजोल्यूशन मतलब क्या हुआ, आप इसको थोड़ी देर के लिए लिस्ट काउंट्स कह सकते हैं। इसका लिस्ट पॉइंट है 0.01 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट पॉइंट है 0.001 सेंटीमीटर। कहने मतलब क्या है, जितना कम से कम लिस्ट काउंट होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना छोटा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वह प्रेसाइज, कितना प्रेसाइज हम लोग मेजरमेंट किए हुए हैं इसको एक्सप्लेन करता है। कितना हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन छोटा है, लिस्ट काउंट कितना कम से कम है। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, इसका मेजरमेंट करता है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कुछ मेथड्स है, आप उस मेथड को जान लें। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कौन कौन से मेथड्स है ये जान लीजिए। चलिए ये मैं एक्सप्लेन कर देता, इसको आप हटा सकते हैं, ये सादा हमको लाना है पूरा पेज नहीं। चलिए इसमें कहता है जीरोज एट द बिगिनिंग ऑफ नंबर ऑफ नॉट सिग्निफिकेंट दे मियरली लोकेट डेसिमल पोजीशन। जैसे किसी ने लिखा एल बराबर 20 मिलीमीटर या 22 मिलीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। अब इसी को कोई लिख रहे हैं 0.022 सेंटीमीटर, ये दोनों जीरो जो होगा यह सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट जो होगा वह सिर्फ यही 2 होगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही के बराबर होगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कि यूनिट के बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा, जीरो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। एक चीज याद रखो, कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं 1 to 5 सेंटीमीटर, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तीसरा याद रखो कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ रहा है तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, और ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ये भी क्या होगा, एक्चुअली यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। वहां पर मैंने कहा था 0.0022 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ 2 है, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जो होगी ये 5, इस एग्जाम्पल में 3 होगा, इसमें कितना होगा, 0 जो है काउंट हो गया, ये 5 हो जाएगा।
अब कहता है कि किसी भी मेजरमेंट के लास्ट में आप देखो, जैसे लिखा गया 1.0200, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये दो नॉन जीरो बीच में सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो दोनों है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। सॉरी, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। ये दोनों लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को बता रहे हैं कि यहां पर मेजरमेंट कहां कहां तक हो सकता है। ये 4th पॉइंट तक मेजरमेंट हो सकता है, और इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 के बराबर। इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई होल नंबर है तो उसमें जैसे आपको लिखा गया है 500, तो 500 होल नंबर है, किलोग्राम मेजरमेंट किया हमने। इस मेजरमेंट में ये लास्ट दोनों डेसिमल के बाद जीरो है, तब तो वो सिग्निफिकेंट हुआ, लास्ट टर्म मिला जीरो। नॉर्मल में ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए दोनों रूल्स, दोनों चीज संभव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सिंबल, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। जैसे मान लो ये ही जीरो सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 5.0 इंटू 10 का पावर 2 किलोग्राम। यदि ये तीनों सिग्निफिकेंट है तब क्या लिखेंगे हम लोग? 5.00 इंटू 10 का पावर 1 किलोग्राम। ये तब डिपेंड करता है मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट पर। तो यहां से आप साइंटिफिक नोट सिंबल में साइंटिफिक नोटेशन आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई है? 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया है? 3 के बराबर हो गया। इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और मेजरमेंट करके सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से देखिए, किसी भी मेजरमेंट में आप सिग्निफिकेंट फिगर उस संख्या कहते हैं जितने संख्या के डिजिट्स पर आप रिलायबल है। रिलायबल में क्या होगा? एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस 1 डिजिट जो होगा वह कैसा होगा? उसके बारे में कहा था डाउटफुल, एक से ज्यादा डाउटफुल डिजिट आप नहीं रख सकते हैं। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, ये जस्ट हम लोग देखिए, ये ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। मेरा काम यहां से रिकॉल करा देना, इन सब सारी बातों को आपको जानना। ये सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि कौन कौन डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन कौन डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इससे ज्यादा इस पर कोई काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लेते हैं। हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 9.8 और 8.999। ये रिलायबल है, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। तो इसमें याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में रिजल्ट जो भी आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इस नंबर में जो सबसे कम है सिग्निफिकेंट उसके बराबर होगा। यानी इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसके पास 3 है, तो रिजल्ट में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्योंकि इस डाउटफुल फिगर से गुना करने के बाद आप देखिएगा लास्ट 2 के बाद जो है सब डाउटफुल ही रहेगा। इसलिए आप मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 2 में 7 9 81 7 88 8 8 2 देखिए, ये डाउटफुल से गुना किया हमने पहला, ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, ठीक है। अब आप जब गिनोगे 9 से मल्टीप्लाई किया, तीनों डाउटफुल, तो 2 8 2 10 8 8 16 4 20 21 के 2 8 8 8 16 2 18 1 8 1 7 1 8, ये एक्चुअल में आएगा 1 2 3 88.102। तो इसमें देखने से लग रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन रिजल्ट में कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। तो 2 करने के लिए इसके बाद वाले को क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा। चूंकि ये 5 से कम है, इसका रिजल्ट कितना आएगा?
88 के बराबर आएगा। यही रिजल्ट आपको यही मेथड यूज करना है, कहां पर जाकर, डिवीजन में भी। तो राउंडिंग, ये मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में जब आप काम कर रहे हो तो याद रखो, जिन जिन क्वांटिटी का रिजल्ट आप लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, उसमें सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वहीं फाइनल रिजल्ट का भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। आपको पता है ना, मेजरमेंट जो है वह कंपैरिजन का प्रोसेस है, और इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट the observed value is found to be different from the true value. Accuracy means how close your observed value to the true value. जैसे एक क्वांटिटी का, एक वायर का लेंथ है 8.857 मीटर और आपने इसको लिखा 8.8 मीटर। एरर कितना आया, हटा दीजिए, 0.007 मीटर का। और दूसरे ने इसको लिखा 8.752 मीटर। इसका एरर कितना आया, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 गया 2। ये एरर है, अंतर। पहला रिजल्ट जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है दूसरे की तुलना में। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज और ऑब्जर्व रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू। हमारे निश्चित वैल्यू के कितना नजदीक हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है, इसको कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। लेकिन एक दूसरा टर्म जो लिखा हमने वो क्या है, प्रिसिशन। ये किस पर डिपेंड करता है, ये प्रिसिशन जो है ये बता रहा है आपको कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कितना छोटा से छोटा आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए यहां पर इसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। और मैंने कहा था ना, सिग्निफिकेंट फिगर किस पर डिपेंड करता है, लिमिट रिजोल्यूशन पर। इस पहले मेजरमेंट में आप डेसिमल पॉइंट के एक ही अंक बाद तक मेजर कर सकते हैं, दूसरे में डेसिमल पॉइंट के 3 अंक बाद तक मेजर कर सकते हैं। यहां पर लीस्ट पॉइंट का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, या मीटर जो भी लिखे हैं, यहां पर कितना है 0.001 सेंटीमीटर है। तो कहेंगे कि दूसरा रिजल्ट जो है ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ये पहला रिजल्ट एक्यूरेट ज्यादा है, दूसरा रिजल्ट प्रिसाइज ज्यादा है। तो ये जो दो टर्म है दोनों दो मीनिंग रखते हैं। एक्यूरेसी मींस हमारा रिजल्ट एक्चुअल के कितना नजदीक है, और प्रिसिशन मींस कि हम लोग कितना इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैसा है, जितना कम होगा रिजल्ट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इस एग्जांपल से आप क्लियरली फील कर सकते हैं कि द फर्स्ट रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट and the second result is more precise. That's all. अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछले पार्ट्स को मैंने बहुत हरीड वे में बीच के कुछ पार्ट्स को बताया था। जस्ट मैंने कहा था कि आप रिकॉल कर लीजिए इन सारी बातों को। कहीं कहीं पूछने के लिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आप, मेरा काम था आपको याद दिलाना। अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है एरर्स इन मेजरमेंट। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेजरमेंट जो है वह कंपैरिजन का प्रोसेस है। कंपैरिजन में क्या करते हैं हम लोग, अपने दी गई क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन चाहे हम कितना भी अच्छा से प्रयास करें, चाहे हम अपना बेस्ट एफर्ट लगा लें, हमेशा पाइएगा कि ट्रू वैल्यू के डिफरेंट वैल्यू आता है, ऑब्जर्व वैल्यू। और भाई आप 5 बार एक्सपेरिमेंट करोगे 5 रिजल्ट आ जाएगा, 10 बार एक्सपेरिमेंट करोगे 10 वैल्यू आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आता है किसमें,
ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उस अंतर को ही हम लोग एरर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज टेकन एज एरर। क्लियर है, दोनों के बीच के अंतर को ही हम लोग एरर कहेंगे। देखिए, एरर बहुत सारे कारणों से आता है। इंस्ट्रूमेंट कैसा है, इंस्ट्रूमेंट का लिमिट और रेजुलेशन कितना है, काम करने वाले आदमी की कैपेसिटी कैसी है, आप एक सिंपल स्टूडेंट जो है वो काम कर रहा है और एक टीचर काम कर रहा है, दोनों का मेंटल लेवल, सोचने का ढंग अलग अलग है। उसके अलावा फिजिकल कंडीशंस कैसे हैं, आप गर्मी में काम कर रहे हैं, पसीना चूह रहा, हो सकता है का रीडिंग चेंज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाने से रिजल्ट में अंतर आ रहा है, आप फेटिग हैं, टायर्ड हैं, तो भी आप रिजल्ट जो है गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कैसा है, उसका कैलिब्रेशन कैसा है, उसका लिमिट रेजुलेशन क्या है, जिस पर हमारा एरर डिपेंड करता है। कुछ एरर्स तो नोन होते हैं, इसके चलते एरर आ रहा है। आपके पास एक स्केल है, यहां मार्क किया गया है 0 1 2 3। आपको पता नहीं है, आपका छोटा भाई क्या किया कि ब्लेड से थोड़ा सा 0.1 मिलीमीटर काट कर अलग कर दिया। तो आप जब यहां पढ़ोगे 10, किसी वायर के लेंथ को 10 सेंटीमीटर पढ़ोगे, तो उसने तो 0.1 सेंटीमीटर काट के छोटा कर रहा है, एक्चुअल में रीडिंग कितना है, 9.9 सेंटीमीटर है। तो हमेशा आप देखोगे कि 0.1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। तो इसका कारण पता है हमको कि हमारे बच्चे ने थोड़ा सा छोटा कर दिया स्केल को। ऐसे एरर को हम लोग सिग्निफिकेंट एरर कहते हैं, सिग्निफिकेंट एरर कहते हैं। और ये हमेशा वन साइड में आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव साइड में आएगा। ठीक है, और इसलिए चूंकि इसका कॉज नोन है, कॉज नोन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कैन बी एलिमिनेटेड। कुछ सर्टेन एरर ऐसे हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता रहा था, कॉज नोन, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, हमेशा है तो प्लस क्यों जाएगा, नहीं तो माइनस क्यों जाएगा। रैंडम एरर की बात करें हम लोग, जिसके कारण नोन नहीं है, ये दोनों तरफ जाते हैं, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, इसको दूर नहीं कर सकते हैं आप। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से एस्टिमेट करते हैं। इसको चांस एरर भी कहते हैं। चांस है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। और तीसरा लिखा हमने लिस्ट काउंट एरर, ये डिपेंड करता है लिमिट ऑफ रिलेशन पर। 0.01 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट है, तो इतना का एरर तो पॉसिबल है। आपने लिखा लेंथ बराबर 5.1, तो 5.15, तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर तो होगा ही, या तो एक रीडिंग ज्यादा एक रीडिंग कम, क्योंकि लास्ट रीडिंग हमेशा क्या होता है, डाउटफुल होता है, हम अपने आई एस्टिमेशन से लिखते हैं। इस एरर को, ये जो होगा, ये इंस्ट्रूमेंट के बनावट पर डिपेंड कर रहा है, उसके लिमिट ऑफ रिलेशन पर डिपेंड कर रहा है, उसके लिस्ट काउंट पर डिपेंड कर रहा है। और इस एरर को क्या नाम दिया हमने, लिस्ट काउंट एरर का है। तो ठीक है, उधर लगता है कुछ दूसरा वर्ड यूज कर दिए थे। एक एरर है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा एरर इसको कहा हमने, इसके कारण नोन है। दूसरा एरर है रैंडम एरर, और तीसरा एरर क्या है, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड कर रहा है, उसके लिमिट ऑफ रिलेशन पर। इसका कोई कारण नहीं है, रैंडम एरर का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इसका कॉज नोन है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा गया है, कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर को एस्टिमेट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, ये तीन ढंग से हम लोग मेजरमेंट करते हैं एरर को।
पहली बात तो देखो, ये इंटरेस्टिंग है, इंटायर ऑप ये क्या कहते हैं, हमारा जो ऑपरेशन इंटायर काम जो है ये स्टैटिस्टिक पर बेस्ड है। आप जिस क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हो वो तो पता भी नहीं है आपको, तो पता नहीं है तब आप कैसे कहोगे कि ट्रू वैल्यू कितना है। तो बहुत बार रीडिंग लेते हैं, डाटा सैंपल डाटा बड़ा करते हैं, 10 बार हम लोग स्कूल में या कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करते थे, उसमें मिनिमम 10 रीडिंग हम लोग सिखाया जाता था। मान लो कोई क्वांटिटी ए है तो उसको 10 बार मेजर करेंगे, A1 A2 A3 A10, और सबका एवरेज ले लेंगे, मीन वैल्यू ले लेंगे। मान लो 10 है तो 10 से लिखा, एक्चुअली एंड रीडिंग लेते हैं, इनसे भाग देते हैं, ये हो गया ए मीन। क्या इसको हम लोग अपना करेक्ट वैल्यू मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये करीब करीब क्लियर है कि द एक्चुअल वैल्यू, द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज वेरी क्लोज टू मीन वैल्यू। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसी को ट्रू मानकर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसी को ट्रू वैल्यू मान कैलकुलेशन करेंगे। ये मैं पहले कह चुका हूं कि एवरेज वैल्यू है, ट्रू वैल्यू नहीं है, बट दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमने ए मीन कैलकुलेट किया, और ए मीन जब निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ, एब्सोल्यूट एरर मीन्स कि आप रीडिंग लीजिए, ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब चूंकि हमारे पास बहुत सारे रीडिंग हैं तो एरर ही बहुत सारा आएगा। डेल्टा A1 ये हो गया A1 माइनस ए मीन, डेल्टा A2 माइनस ए मीन, और इस तरह से हम लोग डेल्टा AN निकालेंगे, AN माइनस ए मीन। ये सब क्या है? मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू है। एब्सोल्यूट एरर कहा किसको मैंने आपको, कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हमने एब्सोल्यूट एरर कहा। और चूंकि हमने एन रीडिंग्स लिए हैं तो एन एब्सोल्यूट एरर आएगा। अब देखिए, ये सब रीडिंग्स जो लिया आपने, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये सब तो सब क्या है? चांस एरर है, रैंडम एरर है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तब हम लोग एक मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये इंटरेस्टिंग है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालोगे तो ये लिखा हमने डेल्टा ए, ऐसे दे दो, ये भी मीन हो गया, या ऐसे लिखो डेल्टा ए मीन। जितने भी एरर्स हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN और डिवाइडेड बाई एन। देखिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। गलती क्या कर रहे हैं कि हमने तो लिख दिया A1 A2 AN बटा n, लेकिन बहुत सारा प्लस आएगा, बहुत सारा माइनस आएगा, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे हो सकता है 0 आ जाए, इसलिए सबका मॉडुलस लेते हैं। और मॉडुलस को हमेशा क्या होना चाहिए, चाहे एरर प्लस हो या माइनस हो, हमेशा हम लोग प्लस ही लेंगे। इस तरह से मीन मिलेगा। अब बाकी सब लोग जानते हो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होगा। रिलेटिव एरर का मतलब हुआ डेल्टा ए मीन बटा ए मीन, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आएगा। ये आएगा डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, और इनटू क्या हो जाएगा 100%। तो ये तो टर्म्स है, सब लोग जान रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेना हम लोगों को। देखिए आगे क्या बताया गया है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर्स को कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे आपको लिखा जाए कि एक स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ को जब, या एक वायर है, लेंथ मेजर करेंगे किससे, लेंथ मेजर करेंगे मीटर स्केल से,
और थिकनेस मेजर करेंगे हम लोग स्लाइड कैलिपर से। लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमको 2% का एरर आ रहा है, और थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो 1% का एरर आ रहा है। तो कहेगा अब मास के मेजरमेंट में 3% का एरर है, तो डेंसिटी में कितना आएगा? तो डेंसिटी किसके बाद होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एल। तो एन का, एल का और आर का एरर तो हमको है। अब ये एरर प्रोपगेट कैसे करेगा, तो इसी चीज को वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम क्योंकि कम रह गया है कि एरर प्रोपगेट कैसे करता है, जस्ट फॉर्मूला लिख के फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो फिर से याद रखिए कि हम लोग अगला पार्ट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एरर प्रोपगेट कैसे करता है। आपको सिखाया जाएगा कि सम में x बराबर a प्लस बी है या माइनस बी, एरर कैसे आगे बढ़ेगा। x बराबर ए बी है या a बाई बी है, तो एरर कैसे प्रोपगेट करेगा। और x बराबर a का पावर m, b का पावर n और c का पावर n हो, तब एरर कैसे प्रोपगेट करेगा, इसको डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे काम करेंगे, जस्ट अगला क्लास में। ओके, वो लास्ट क्लास आज होगा हम लोग इस चैप्टर का।